अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विद साजिद। आज हम बात करेंगे जो टॉपिक हमने शुरू किए थे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के हवाले से, उसके मज़ीद 2-3 टाइप्स जो हम पढ़ेंगे। उसमें हमने आखिरी जो दफ़ा पढ़ा था वो था हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पहला हमने पढ़ा था वो था हेलोजिनेशंस के हवाले से। आज हम बात करेंगे नाइट्रेशन के हवाले से, सल्फोनेशन के हवाले से। इसी तरह से हम फ्रीडल-ग्राफ अल्काइलेशन और एसाइलेशन की बात करते हैं। शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा नाइट्रेशन के हवाले से। तो नाइट्रेशन जो है, हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन किस तरह से होता है? पहले तो बात यह है कि नाइट्रेशन में होगा क्या। नाइट्रेशन में होता है कि जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो क्या करता है, सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड। हाइड्रोजन एटम इन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में हाइड्रोजन एटम की जगह नाइट्रो ग्रुप आ जाता है, या हाइड्रोजन एटम जो है वो नाइट्रो ग्रुप उसको रिप्लेस कर लेते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शंस को हम कहेंगे नाइट्रेशन कहेंगे। नाइट्रेशन में जो रिएजेंट होगा वो क्या होगा? रिएजेंट जो नाइट्रेशन में इस्तेमाल होगा वो होता है नाइट्रिक एसिड होता है, यानी आप नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हुए नाइट्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होगा? कैटलिस्ट जो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं वो है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। जो सबस्ट्रेट होता है तो जाहिर बात है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, वो बेंजीन भी हो सकता है, वो फिनोल भी हो सकता है, वो नेफ्थलीन भी हो सकता है, एंथ्रासीन भी हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें कोई नहीं है हम फर्ज। अच्छा, प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा हमारे पास? नाइट्रेशन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसको हम कहेंगे नाइट्रो कंपाउंड्स कहेंगे, नाइट्रो कंपाउंड्स। अब ये नाइट्रो कंपाउंड्स जो हैं, इन केस ऑफ अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ तो मैं इसको कहूँगा नाइट्रोबेंजीन कहूँगा। क्या कहूँगा? नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन कहूँगा इसको। अच्छा, अगर मैं नेफ्थलीन की बात करता हूँ, नेफ्थलीन के इसकी नाइट्रेशन में करता हूँ तो इसको मैं नाइट्रोनेफ्थलीन कह रहता हूँ। ठीक है, नाइट्रोएंथ्रासीन मेरे पास हो जाता है। पोजीशन वो वेरी करते हैं कि कहाँ पर ये अटैच है, लेकिन बहरहाल सब जो है नाइट्रो कंपाउंड्स कहलाते हैं। मैं अगर जर्नल एक रिएक्शन कर लूँ तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा कि ये एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग को आप ट्रीट कर लें किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। और ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। सल्फ्यूरिक एसिड रिमेंबर इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। तो आपके पास क्या हासिल होगा? आपके पास जो कंपाउंड हासिल होगा वो होगा नाइट्रोबेंजीन। ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, और इसके अलावा जो है एक बाई प्रोडक्ट के तौर पर वाटर हासिल होगा। तो ये हो गया आपके पास बेंजीन, बेंजीन चेंज हो गया नाइट्रोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन में। ठीक है ना? तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? हम नाइट्रेशन कहेंगे। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच एन इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय द नाइट्रो ग्रुप इज नोन एज नाइट्रेशन, और दोज रिएक्शंस आर नोन एज नाइट्रेशन रिएक्शंस और नाइट्रेशंस। ये नाइट्रेशन का मैकेनिज्म जो है वो किस तरह होगा? मैंने पहले शुरू में लेक्चर में भी बताया था कि जो जनरल पैटर्न ऑफ रिएक्शन है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है, वो तमाम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एक जैसा होता है। मां सिवाय पहले जो स्टेप होता है उसके, पहले स्टेप में ये होता है कि पहले स्टेप में हर एक रिएक्शन का वो होता है जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। तो जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वाला जो स्टेप होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, बाकी सब स्टेप्स जो हैं वो एक जैसे होते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वही पहले स्टेप के। पहला स्टेप में ये क्या होता है? पहला स्टेप जो है वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैटलिस्ट होता है, लिहाजा ये सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज हो जाता है। ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन आयन बनाता है, और उसके अलावा हाइड्रोजन सल्फेट आयन बनाता है। ठीक है ना? अब ये हाइड्रोजन आयन आता है और ये क्या करता है? नाइट्रो आयन, चूंकि मैं नाइट्रिक एसिड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये नाइट्रिक एसिड है, ये अगर यहाँ पर हाइड्रोजन आयन आता है, ये इसके साथ एक ऑक्सीजन आयन बनाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा NO2+, यानी नाइट्रोनियम आयन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। नाउ दिस इज दैट इलेक्ट्रोफाइल विच इज गोइंग टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन ऑफ बेंजीन, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द बेंजीन रिंग। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग पे फिर अटैक करेंगे। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो गया, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड यानी जो कैटलिस्ट है और जो नाइट्रिक एसिड जो रिएजेंट है उसकी रिएक्शन से क्या बनता है?
एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल क्या है, वो नाइट्रोनियम आयन है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होगा, नेक्स्ट रिएक्शन में ये होगा कि ये जो बेंजीन रिंग है इस पे अटैक होगा किस चीज़ का, नाइट्रोनियम आयन का। हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा जिसको हमने पहले भी कहा था कि कौन सा कॉम्प्लेक्स है भाई, ये हमारे पास होता है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एल्यूमिनियम आयन या कार्बोकेटायन होता है, जो कि रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो सकता है, लेकिन याद रहे कि ये नॉन एरोमेटिक होता है, वो क्राइटेरिया पूरा नहीं करता। अच्छा, नेक्स्ट जो है डीप्रोटोनेशन का अमल है। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास है जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, इसका एक प्रोटॉन जो है वो रिमूव हो जाता है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन होता है, यहाँ पर डीप्रोटोनेशन का अमल होता है। और ये प्रोटॉन जो है हमारे पास रिमूव होने से एरोमेटिक कैरेक्टर्स जो है कंपाउंड के बाहर हो जाते हैं, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ जाता है जिसको हम नाइट्रोबेंजीन। लेकिन उसके अलावा एक चीज़ बनती है और वो क्या है, H+। ये जो H+ होता है ये फिर कंबाइन हो जाता है HSO4 नेगेटिव के साथ, तो क्या बनेगा, H2SO4 बनेगा। या यूं कहें कि ये उसका वो बेस होता है जो कि प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है या जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है जिसकी वजह से हमारे पास H2SO4 जो बन जाता है। H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है, शुरू में जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया था आखिर में उसी तरह से आपके पास ये वापस आ जाता है। दिस इज़ हाउ नाइट्रेशन हैपन्स। नाइट्रेशन इस तरह से वर्क हो।